आज की कहानी का शीर्षक है जीवन संध्या। पार्क के एक कोने में बेंच पर विशाल जी चुपचाप बैठे थे। चारों तरफ फूल खिले थे, बच्चे खेलने में मग्न थे। शाम के सायं लंबे होने लगे थे। एक ठंडी सांस खींचकर उन्होंने उठने की कोशिश की, पर फिर बैठ गए। विचारों के भंवर में एक बार फिर गोते लगाने लगे। यह रिटायरमेंट उन पर भारी पड़ रहा था। पहले सुबह तैयार होकर ऑफिस चले जाते थे। सारा दिन कैसे कट जाता था पता ही नहीं चलता था। टेलीफोन, मीटिंग, फाइलें, पार्टियां, क्लब, क्या नहीं था उनकी ज़िंदगी में। ठाठ ही ठाठ थे। समय कैसे भाग रहा था कुछ पता ही नहीं चलता था। लेकिन एक दिन अचानक जब पत्नी राधिका को दिल का दौरा पड़ा, तब यूं लगा मानो जिंदगी रुक सी गई है। राधिका के जाने के बाद जीवन में खालीपन सा आ गया। घर में बेटा सुहास व बहू लक्ष्मी, पोता रोहन, पोती रोहिणी, सब उनका बहुत ख्याल रखते थे। परंतु रिटायरमेंट के बाद समय काटे नहीं कट रहा था। बच्चे अपने स्कूल और सुहास, लक्ष्मी अपने ऑफिस चले जाती थी। उनके लिए तो बस हाय पापा, बाय पापा से आगे बातों के लिए समय ही कहाँ था। हाँ, उन्हें याद आया कि कॉलेज के दिनों में उनके प्रोफेसर रामदयाल कहा करते थे, बेटे पढ़ाई तो ठीक है, बढ़िया नौकरी भी लग जाएगी, पर कुछ और भी सीखो, जैसे संगीत, नाटक, पेंटिंग आदि, ताकि अपने खाली समय को भर सको। खाली समय, विशाल हंसते। खाली समय था किसके पास। वे तो चाहते थे कि दिन में कुछ और घंटे होते तो एक आध काम और कर डालते। फिर राधिका भी शायद ऐसा ही कुछ कहती थी, आप परिवार में भी कुछ रुचि लिया करें, बच्चों के साथ रिश्ते बढ़ाएं, उनके साथ उठे बैठें। पर विशाल जी को यह सब बातें खोखली लगती थी। पर आज अब तक पैरों में पक्षियों की चहचहाट पड़ने लगी थी। शायद सभी रात के लिए ठिकाना ढूंढ रहे थे। उनके भी ख्यालों की लड़ियां टूट गई और वे भारी कदमों से घर की ओर चल पड़े। रोहन और रोहिणी पढ़ रहे थे। बीच बीच में रोहिणी रोहन से कुछ पूछ भी लेती थी। रोहन कभी कभी खींच भी उठता था। विशाल रोहिणी के पास गए और बोले, मैं तुम्हारे होमवर्क में सहायता कर देता हूँ। वह हैरानी से उन्हें देखने लगी और बोली, नहीं दादाजी, मैं कर लूँगी, या फिर भैया से पूछ लूँगी। विशाल ने कहा, मैं कराता हूँ ना। वह फिर बोली, नहीं, माँ डांटेंगी। वे कहती हैं कि हम आपको तंग न करें और आपके आने के बाद हमें बिल्कुल चुपचाप रहना चाहिए, नहीं तो आप नाराज हो जाएंगे। विशाल जी सकपका गए और वापस सोफे पर आकर बैठ गए। वे सुबह का बासी अखबार देखने लगे। मन नहीं लगा तो उन्होंने टीवी चलाया, लेकिन कोई भी प्रोग्राम पसंद नहीं आया और उन्होंने टीवी बंद कर दी। बच्चे होमवर्क कर अपने कमरे में जाकर टीवी देख रहे थे। उनके हंसी मजाक में वो भी शामिल होना चाहते थे, पर ऐसा ना हो सका। नौकर ने आकर खाना लगाने के लिए पूछा तो उन्होंने पूछा, बच्चे भी खाएंगे? नौकर ने बताया, वे तो खा चुके हैं। उन्होंने सुहास और लक्ष्मी के बारे में पूछा तो पता चला वे दोनों बाहर से खाकर आएंगे। उन्होंने खाना लगाने के लिए कह तो दिया, पर चाहकर भी वे खा न सके और दो ही कौर खाकर उठ गए। उन्हें राधिका की बहुत कमी महसूस हो रही थी। वे अपने कमरे में चले गए और कपड़े बदल कर लेट गए। लेटने पर भी नींद आंखों से कोसों दूर थी। बिस्तर पर करवटें बदलते रहे और फिर जाने कब उन्हें नींद आ गई। सुबह जागने पर भी उठने का मन नहीं किया। उनके सामने सारा दिन पहाड़ सा खड़ा था। नौकर चाय रख गया। नहा कर निकले तो बच्चे स्कूल जा चुके थे। सुहास और लक्ष्मी अभी नाश्ता के लिए आए नहीं थे। वे जाकर टेबल पर बैठ गए। पहले सुहास आया, बोला, हाय पापा, कैसे हैं? जवाब के लिए रुके बिना अखबार देखते हुए दूसरे हाथ में चाय का कप उठा लिया और चाय पीते हुए बोला, आज बहुत काम है और ज़्यादा ही बिजी रहूँगा। चाय खत्म करके बोला, अच्छा मैं चलूँ, बाय पापा।
सुहास के जाने के बाद लक्ष्मी आई, पांव छूते हुए बोली, कैसे हैं पापा? साथ ही नौकर को आवाज देते हुए बोली, रामू, बड़े साहब से पूछकर खाना बना लेना, शाम को बच्चों की पसंद का भी कुछ जरूर बनाना, मुझे शायद लौटने में देर हो जाएगी। अच्छा पापा, मैं चलूं? और वह भी चली गई। अकेले रह गए विशाल जी। सोचने लगे कि अब क्या करें। किसी से मिलने या फोन करने का मन भी नहीं कर रहा था। थक हार कर पार्क की ओर निकल गए। पार्क में अधिकांश बूढ़े लोग ही थे जिन्हें उनकी तरह ही कुछ करने को न था। वे आपस में बैठे बतियाते रहे थे या टहलते हुए घूम रहे थे। एक बेंच पर एक भद्र महिला अदलीटी सी बैठी थी। विशाल जी को लगा कि उनकी तबीयत शायद ठीक नहीं है। वे उनके पास चल गए। उनके पुकारने पर महिला ने आंखें खोली। उनकी आंखें लाल थी। विशाल जी को लगा कि उन्हें तेज बुखार है। पूछने पे जरा सिर हिलाकर उन्होंने हामी भरी। विशाल ने उनका हाथ छूकर देखा तो तेज बुखार था। पूछने पर पता चला कि इस समय उनके घर पर कोई नहीं है, लेकिन बुखार के कारण उनका मन घबरा रहा था, इसलिए वे पार्क में आ गई थी। किसी तरह सहारा देकर विशाल जी उन्हें घर ले गए। उनका नाम सुधा था। घर का ताला खोलकर वे अंदर गए। विशाल जी ने सुधा को सोफे पर लिटा दिया और उन्होंने पूछा, घर में कोई बुखार की दवा है? सुधा जी ने कहा, रसोई की अलमारी में है। वे रसोई में गए, अलमारी से दवा निकाली। पानी का गिलास भर रहे थे तो सोचा कि चाय बना ली जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चाय के लिए नाप कर 2 कप पानी पतीले में डाला, पर गैस उन्होंने आज तक जलाई नहीं थी। उन्हें याद आया कि राधिका अक्सर कहा करती थी, कम से कम गुजारे लायक चाय, खिचड़ी इत्यादि ही बनाना सीख लो, कौन जाने कब काम आएगी। पर तब वे हंस देते थे। हार कर पानी और दवा लेकर वे बैठक में आ गए। उन्होंने सहारा देकर सुधा जी को उठाया और दवा देते हुए बोले, सॉरी, चाय नहीं बना पाया, कभी बनाई ही नहीं है, राधिका कहा करती थी। पर खैर छोड़ो, दवा खा लो। सुधा जी ने पानी के साथ दवा ले ली। थोड़ी देर बाद उन्हें जब कुछ राहत महसूस हुई तो उन्हें ख्याल आया कि मेहमान को चाय तो पिलानी चाहिए। विशाल जी के लाख मना करने पर भी वे चाय बनाने के लिए उठ ही गईं। थोड़ी देर में वे 2 कप चाय और कुछ मठरियाँ लेकर आ गईं। विशाल जी को शर्मिंदगी महसूस तो हुई, पर उन्होंने चाय और मठरी ले ली। चाय पीकर सुधा जी की तबीयत कुछ और संभली तो दोनों बातें करने लगे। विशाल जी ने उन्हें अपने परिवार के बारे में बताया। फिर सुधा जी ने बताया कि वह अपनी बेटी, दामाद और नातिनों के साथ रह रही है। उनके पति का बरसों पहले देहांत हो गया था। बेटी दामाद काम पर जाते हैं और नातिन कॉलेज। सब अपनी जिंदगी में मस्त हैं। किसे फुर्सत है उनके लिए। वह घर चलाती है, गृहिणी की तरह या फिर नौकर की तरह, वे नहीं जानती। सब उन पर निर्भर रहते हैं। पहले तो उनको अच्छा लगता था, पर अब वे थक गई हैं। सब अधिकार से बोलते हैं। प्यार या इज्जत जैसी कोई भावना अब कहीं नजर नहीं आती है। किसी के पास छुट्टी के दिन भी उनके लिए कोई समय नहीं होता है। लेकिन अचानक सुधा जी को लगा कि एक अजनबी के साथ इस तरह बातें करना उचित नहीं है। वे रुक गईं और माफ़ी मांगने लगीं। इस पर विशाल जी बोले, सुधा जी, माफ़ी न मांगें। शायद मेरे भी दिल में कुछ ऐसे ही फफोले हैं। हम दोनों के हालात एक जैसे ही हैं। फिर शर्माना कैसा। चलो, बात करके आपका मन कुछ तो हल्का हुआ। सुधा जी ने उन्हें खाने के लिए रोकना चाहा, पर वे रुके नहीं और लौट आए। दूसरे दिन पार्क में विशाल बैठे थे तो दूर से ही देखा कि सुधा जी आ रही थी। वे सीधे उनके पास ही चली आईं और पिछले दिन के लिए धन्यवाद देने लगीं। फिर वे दोनों बैठकर बातें करने लगे। फिर तो यह सिलसिला सुबह शाम चलने लगा और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे का इंतजार भी करने लगे
कभी कभी पास के रेस्टोरेंट में वे दोनों चाय भी पीने चले जाते थे। एक दिन सुधा ने उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। वे मान गए। सुधा ने उनकी पसंद के आलू पराठे बनाए थे। खाते हुए उन्हें पत्नी राधिका की याद आ गई। कुछ दिन विशाल जी पार्क में नहीं गए क्योंकि उन्हें कुछ हरारत सी महसूस हो रही थी। तब 2-3 दिन बाद सुधा जी उनका हाल पूछने उनके घर चली आईं। विशाल जी ने नौकर से कहकर चाय बनवाई और बाद में सुधा जी को खाने के लिए भी रोक लिया। समय इसी तरह बीतता रहा। एक शाम जब वे पार्क में घूम रहे थे, तभी रोहन दादाजी को ढूंढता वहां आया और बोला, दादाजी, रोहिणी की नाक से खून बह रहा है, जल्दी घर चलो। वे बदहवास से घर की ओर चले। सुधा जी भी उनके साथ बोली। सुधा जी ने रोहिणी की नाक धुलाई, उसका सिर गीला किया और सिर पीछे करके उसे कुर्सी पर बिठा दिया। थोड़ी देर में खून बहना बंद हो गया तो विशाल जी ने चैन की सांस ली। बच्चों ने सुधा जी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, यह सुधा आंटी हैं, मेरी मित्र हैं, यहीं पास में रहती हैं। चाय पीकर और कुछ देर बच्चों से खेलकर सुधा जी चली गई। जब कुछ दिनों बाद बच्चे सुधा जी से दोबारा मिले तो विशाल जी ने बच्चों से कहा, बेटा आंटी जी को नमस्ते करो। तो रोहन ने तो नमस्ते कर दिया, पर रोहिणी ने कहा, नमस्ते दादी। विशाल जी को लगा कि सुधा जी को शायद बुरा लगा है, इसलिए उन्होंने रोहिणी से ऐसा कहने के कारण पूछा तो वह बोली, माँ ने कहा था कि ये सुधा आंटी नहीं, सुधा दादी हैं। सुधा जी चुपचाप वहाँ से चली गई। शाम को लक्ष्मी के घर लौटने पर विशाल जी ने उसे सारी बात बताई और इसका कारण पूछा। उसने यह भी बताया कि सुधा जी को बुरा लगा था, पर लक्ष्मी ने कुछ नहीं कहा। रात को विशाल जी ने सुहास को बताया तो वह भी चुपचाप ही रहा। अगले दिन सुधा जी पार्क में नहीं आई। उसके अगले दिन भी जब वे नहीं आई तो विशाल जी उनके घर गए। उन्हें देखकर परेशान सी हो गई। बहुत पूछने पर वो रो पड़ी और बोली, मेरी नातनी भी आपके बारे में नानी का बूढ़ा बॉयफ्रेंड कहकर मजाक करती है। मुझे बुरा लगता है और मैं उन्हें डांट देती हूँ, पर रोहिणी की बातों विशाल जी को भी ये बातें चुभ रही थी। उन्होंने सुधा जी को विश्वास दिलाया कि वे इस समस्या का कुछ न कुछ समाधान निकालेंगे। उन्होंने कुछ दिन का समय मांगा। 2-3 दिन सोचने के बाद वह सुधा जी के घर गए। उन्होंने सुधा जी को आने वाले शनिवार को परिवार सहित शाम को 5 बजे की चाय के लिए निमंत्रित किया। सुधा जी तो बिल्कुल नहीं मान रही थी, पर फिर यह समझाने पर कि वे दोनों कब तक घर वालों के ताने सुनते रहेंगे, वे मान गई। लक्ष्मी और सुहास को भी विशाल जी ने शनिवार शाम को घर पर ही रहने को कहा और बताया कि कुछ खास मेहमान चाय पर आ रहे हैं। शनिवार की शाम को दरवाजे की घंटी बजी और सुधा जी का परिवार अंदर आया तो लक्ष्मी की व्यंग्यपूर्ण मुस्कान विशाल जी से छिपी न रह सकी। परिवार के लोगों का आपस में परिचय करवाकर जब बैठाया गया तब वातावरण बहुत ही बोझिल सा था। खैर, चाय नाश्ता आ जाने पर माहौल कुछ हल्का फुल्का नजर आने लगा। चाय समाप्त होने पर विशाल जी ने रोहिणी वाला किस्सा सुनाया। फिर से कमरे में चुप्पी छा गई। उसके बाद सुधा जी ने अपने नातिनों का कहा दोहराया तो उनके परिवार में बहुत अकलाहट सी दिखने लगी। वातावरण फिर से बोझिल हो गया। तब विशाल जी ने कहा, आप लोग आज की पीढ़ी के हैं, आपकी सभ्यता में प्रेम विवाह भी खूब हो रहे हैं। मेरे बेटे सुहास के कुछ दोस्त यहाँ आते हैं अपने लिव इन पार्टनर्स के साथ। उनको तो कोई कुछ नहीं कहता है क्योंकि वे आपकी पीढ़ी के हैं ना, लेकिन यहाँ सुधा जी और मैं जीवन संध्या के कगार पर खड़े हैं और आप लोगों के पास हमारे लिए आज कोई समय नहीं है। हमने अगर दोस्ती कर ली तो आप क्यों परेशान हैं? हम 2-4 बातें करके आपस में हंस बोल लेते हैं तो आपको एतराज़ होता है। आप हमारे रिश्तों को शायद अश्लील समझते हैं और आप हमसे इस रिश्ते का नाम जानना चाहते हैं। तो आज मैं आप सभी को बताता हूँ कि हम दोस्त हैं।
लेकिन आपके नज़र में हम गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक पुरुष हूँ और सुधा जी एक स्त्री। मैं जानता हूँ कि आपके मित्रों और सहयोगियों में स्त्री और पुरुष दोनों ही हैं। आप उनके साथ हंसते और बोलते भी हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका रिश्ता उनसे केवल दोस्ताना ही है या उससे ज़्यादा कुछ और। कमरे में फिर एक अजीब सा तनाव छा गया। सभी के सिर झुके हुए थे। अपने चारों ओर निगाहें घुमाकर देखने के बाद विशाल जी ने फिर कहना शुरू किया, सच तो यह है कि हम इस घुटी बंधी जिंदगी से तंग आ गए हैं। आपको इतराज हमारी दोस्ती से है, तो आज मैं और अभी इस घर को जिसे मैंने बनाया था छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ। सुधा जी अगर चाहेंगी तो वे भी मेरे साथ आ सकती हैं, क्योंकि हम भी जीना चाहते हैं, हमें भी जीने का हक है। कुछ रुक कर वे बोले, मैं आप पर फैसला छोड़ रहा हूँ, पर यह फैसला मैं आज और अभी सुनना चाहता हूँ। कमरे की चुप्पी तोड़ते हुए एक साथ आवाज़ें आईं, पापा, माँ, नानी। फिर कमरा गूंज उठा। हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आप दोनों को बहुत दुख दिया है, पर आप हमें छोड़कर जाने की बात ना करें।